आज का जो पेपर हमारा हल करेंगे वो संस्कृत शिक्षा विभाग में आया था 21 दिसंबर 2022 को सेकंड ग्रेड का एसएसटी लेवल सामाजिक विज्ञान का पेपर है। इसमें से 25 के एमसीक्यू करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में जो 10% रह चुके हैं ना वो भी पूरा करेंगे। और जो ये है ना नीति आयोग द्वारा जारी मानव भारत को जो विकास लक्ष्य है ना उसके अंदर भारत का राज्य वर्तमान में ये 2021 का दिया हुआ था। हम 2024 में देखेंगे प्रथम शीर्ष स्थान पर कौन से हैं और ये भी देखेंगे हम ये देखेंगे ये जो है ना बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में 3 घटक शामिल हैं। इसके अंदर है ना प्रति व्यक्ति आय नहीं है, तो मानव विकास में कौन सी शामिल है और क्या शामिल नहीं है पूरा डिटेल से देखेंगे। और हम देखेंगे आज जो इंडेक्स है ना सतत विकास लक्ष्य में भारत की क्या रहेंगे वो भी देखेंगे। मानव विकास सूचकांक में 2024 में जो भारत का स्थान है वो कौन सा है वो देखेंगे और प्रथम स्थान पर कौन सा है वो भी देखेंगे। तो 40 एमसीक्यू तक हमने कर दिए थे, मैंने आपको बता दिया। ये वायुमंडल की परतें है ना ये आप देख सकते हो। इन्होंने कहा था कि समताप समतल है ना उसके अंदर कौन कौन से आते थे, उसके अंदर क्षोभ मंडल भी आता है, समताप भी आता है और मध्य मंडल ये आप देख सकते हो। ये मध्य मंडल भी इसी के अंदर आता है तीनों ही। और देखो मौसम विभाग गुब्बारा कहाँ होता है, यहाँ समताप में जेट विमान यहाँ चलते हैं। क्षोभ मंडल में ये बरसात वगैरह पृथ्वी की सतह वगैरह आती है। उसके 8 किलोमीटर के ऊपर समताप मंडल है जहाँ जेट विमान मौसम गुब्बारा किया जाता है उसको जो हवाई जहाज चलते हैं। उसके बाद मध्य मंडल आता है, उसके बाद आयन मंडल आता है। आयन मंडल में रेडियो तरंगे उल्का पिंड होती है आयन मंडल में है ना, वो का 80 किलोमीटर से लगा के 640 किलोमीटर तक रहता है। 640 किलोमीटर के बाद कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं ना हमारे सैटेलाइट, वो ब्रही मंडल में छोड़े जाते हैं। तो ये था मैंने आपको बताया पूरा। देखो इन्होंने कहा समताप में अधिकांश शामिल है, तो देखो समताप है, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल तीनों शामिल है ना, वो सम मंडल में है। इसी के अंदर समताप भी इसी के अंदर आता है, इसलिए मैंने इसको पूरा समझाया आपको। पृथ्वी की सतह पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कितनी सौर है, तो ये 51% है। आप देख सकते हो 100% ऊर्जा सूर्य से आती है। यहाँ पर निम्नलिखित में से वर्षण में कौन सा आता है, वर्षण में के अंतर्गत कौन आता है जिसमें नीचे देखिए कुटो करिए तो उसके अंदर आता है। देखो ये फुहार भी आती है, हिम वर्षा भी आती है और वर्षा भी आती है और ये आ जाए ना तुहिन, ये सभी आता है। किसके अंदर आता है, वर्षण के अंदर सभी शामिल है। सभी पॉइंट याद रखना, ये पूरा पॉइंट लिखा हुआ आप देख सकते हो। ओलावृष्टि भी इसी के अंदर आता है, हिमपात, हिम वर्षा। निम्नलिखित में से ठंडी जल धारा कौन सी है, तो ठंडी जल धारा है ना ये है लेब्रोडोल, लेब्रो यानी कि लेब्रोडोर और ब्रो यानी कि बेंगुला की धारा, और एक होती है फॉकलैंड की धारा और एक है क्यूरोसियो धारा, एक है कैलिफोर्निया धारा। ये 5 धाराओं को याद रखना। ये 5 धाराएं लगभग परीक्षा में पूछी जाती हैं और तीनों ही ठंडी जल धाराएं हैं। यहाँ आप इसका पूरा वर्णन देख सकते हो। और निम्नलिखित में से प्रवाल भित्ति आकार में सबसे लंबी और चौड़ी कौन सी प्रवाल भित्ति है, तो अवरोधक प्रवाल भित्ति है ना वो सबसे है। और ये लिखा हुआ देखो अवरोध प्रवाल भित्ति ऐसी प्रवाल भित्ति जो महाद्वीप और द्वीपों के तट से कुछ किलोमीटर दूरी पर तट के समांतर विकसित होती है। ये तट व खुले सागर के मध्य सीधे संपर्क में यातायात की अवरोध पैदा करती है, इसलिए इसे परातट या अवरोधक प्रवाल भित्ति कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है, तो इन पहाड़ियों को हमको देखना है। यहाँ है ना इलायची की पहाड़ियाँ पहले आएगी, फिर अन्नामलाई की, फिर पालघाट, फिर नीलगिरी पहाड़ियाँ आएगी, तो इनको हम क्रम से मिलाएंगे। तो ये आप देख सकते हो ये है ना ये कार्डम की पहाड़ियाँ ना इसको इलायची की पहाड़ियाँ कहते हैं। और ये इलायची की पहाड़ियाँ आ गई यहाँ नीचे, उसके ऊपर ही कौन सी अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। अन्नामलाई की पहाड़ियों के बाद है पालघाट दर्रा, ये देख सकते हो। पालघाट दर्रे से पहले अनाईमुड़ी पर्वत भी है याद रखना, लेकिन यहाँ पालघाट दर्रा ही दिया हुआ है। पालघाट दर्रे से थोड़ा सा ऊपर है ना वो नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ये है दक्षिण। उधर हम उत्तर की ओर जाएंगे भारत में। ये महेंद्रगिरी जो दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है ना वो है महेंद्रगिरी पर्वत। उसके देखो इलायची की पहाड़ियाँ, उसके बाद अन्नामलाई पर्वत पर है ये, और उसके बाद हम देखेंगे ये अन्नामुड़ई पर्वत, फिर है पालघाट दर्रा, फिर है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, और आगे हम देखेंगे नल्लामलाई वगैरह सब पहाड़ियाँ आती हैं। तो हमको इसको मिलाना था। देखो निम्न में से कौन सा, दक्षिण से उत्तर इलायची की पहाड़ियाँ, फिर अन्नामलाई की, फिर पालघाट, फिर नीलगिरी दर्रा है ना, तो ये 3 राइट है। नीलगिरी लास्ट में है। दक्षिण किस क्षेत्र में दक्षिणी मानसून अधिकतर वर्षा करता है, तो ये तो हमने कई बार देखा। पश्चिमी घाट पे जो करता है ना दक्षिणी पश्चिमी मानसून है ना, पश्चिमी घाट पे प्राप्त की जाती है अधिकतम वर्षा, क्योंकि तमिलनाडु तट पे जो वर्षा होती है ना पूर्वी घाट पे वो होती है मानसून का परिवर्तन काल। जब मानसून दिसंबर महीने में वापस जाता है ना तब वहाँ तमिलनाडु तट पे वर्षा होती है। केरल के तटीय पश्चिमी घाट में सर्वाधिक वर्षा करती प्रसिद्ध गरसोपा जलप्रपात किस नदी के द्वारा बनाया गया था, किस नदी पर, तो ये बनाया गया था शरावती नदी में। याद रखना ये पेपर 2022 का है और जो फरवरी में हुआ था सामान्य शिक्षा का अभी संस्कृत विभाग का करना है, क्योंकि ये तीसरा पार्ट है। मैंने आंसर की 2 की दे दी है, अब ये तीसरा है।
और ये कर देखो कर्नाटक में है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा और लोह अयस्क ऑक्साइड तथा एल्यूमिनियम यौगिक से समृद्ध होती हैं, किंतु भारी विक्षेपण के कारण उसे चूने और सिलिका की कमी होती है। तो यह है लेटराइट मृदा, जिसके अंदर क्या होता है, देखो आप देख सकते हो, ऑक्साइड और एल्यूमिनियम यौगिकों में समृद्ध होती हैं, उसके अंदर होते हैं, किंतु भारी विक्षेपण के कारण इसमें चूने और सिलिका की कमी होती है। तो चूने और सिलिका की कमी लेटराइट मृदा में कमी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सूती वस्त्र के अंदर उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो ये है कानपुर। ये परीक्षा में कई बार आया हुआ है। लास्ट प्रश्न है, मालखेत की पहाड़ियाँ अवस्थित है, ये है ना, ये सीकर में हर्ष की मालखेत की पहाड़ियाँ जो है ना 1052 राजस्थान के सीकर जिले में जो हर्ष की पहाड़ियाँ है ना, हर्ष पहाड़ी वो भी सीकर में है, और रघुनाथगढ़ सीकर में है, और ये मालखेत की पहाड़ियाँ भी सीकर में है। ये जो संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर है ना, ये कब का है, यह मैंने बताया आपको 2012 दिसंबर 2022 का है ना। तो उसके पेपर में सिर्फ 25% कराने की कोशिश करूंगी, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है। भारत में कौन से वर्ष में वन्यजीव संरक्षण 1972 में, ये आप देख सकते हो। पूरा इसको ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगी मैं आपको, क्योंकि ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है ना, इसलिए ये तो जाना पहचाना है। राजस्थान, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार वर्णित राज्य में घनत्व आरोही क्रम में, यानी कि क्या कहा उन्होंने, घनत्व होता है ना वो आरोही क्रम में सजाना है। तो इसका राइट आंसर ये आप देख सकते हो। 2011 की जनगणना से भारत का जनघनत्व 382 है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार, और न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य जो अरुणाचल प्रदेश है। और यहाँ आप मिलाओगे तो पहले बी आएगा, अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक घनत्व वाला, उसके बाद आएगा डी जो है मिजोरम, उसके बाद है ए जो सिक्किम, उसके बाद है नागालैंड। ये है अवरोही क्रम में, सबसे ज़्यादा और फिर उससे कम। तो सर्वाधिक तो यूँ ही हमें याद है, राजस्थान भारत का सर्वाधिक जो है ना घनत्व वाला जो राज्य है वो बिहार है। जनसंख्या घनत्व वाला न्यूनतम है वो अरुणाचल प्रदेश है। अब अरुणाचल प्रदेश न्यूनतम में आ गया सबसे, तो यहाँ देख सकते हो आप। उसके बाद हम देखेंगे 1992 में समुद्र पार ये आर्थिक सहयोग जो है ना जापान द्वारा अरावली वृक्षारोपण योजना का उद्देश्य क्या है, तो यहाँ हम देखेंगे उद्देश्य है ना वो है उपरोक्त सभी अरावली पर्वत प्रदेश को हरा भरा करना, एनीकट का निर्माण, जल संसाधन संरक्षण, भूमि कटाव, अवैध खनन को रोकना और उपरोक्त सभी। तो ये प्रश्न आया था अभी 2022 में, ये पूरा डिटेल से। और उसके बाद है चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से उनके उद्गम स्थल को सम्मिलित कीजिए। इसका राइट आंसर है बेतवा है ना, वो कहाँ है, भोपाल में है। तो पहले का 3 है, दूसरे का गोदावरी कहाँ है, गोदावरी ऋषभ गांव, गोदावरी ऋषभ गांव है। पेनार पिनकिन कहाँ है, ये है नंदी दुर्ग पहाड़ी पर। फिर है सोन, ये सोन है ना, ये है अमरकटक में है ना। और यहाँ आप आंसर भी मिला सकते हो। ये खुद निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली प्रदेशों से संबंधित नहीं है, उत्तरी अरावली पर्वतों से संबंधित नहीं है। तो उत्तरी अरावली है ना, उसके अंदर कौन कौन से आती हैं ये देख सकते हो। नाग पहाड़ है ना वो नहीं है, क्योंकि नाग पहाड़ कहाँ है, अजमेर में। और उत्तरी अरावली के क्षेत्र में जो आएगा वहाँ हम देखेंगे जो जयपुर क्षेत्र में, जो सीकर क्षेत्र में रघुनाथगढ़ है, बैराज है, ये बैराट जयपुर वाला है, सिरावस है, बिलाली है ना, ये सब होंगे। उत्तरी अरावली का क्षेत्र जयपुर, दौसा, अलवर जिलों में है। अरावली की श्रेणियाँ अनवर दर दर हो जाती हैं। शेखावटी की पहाड़ियाँ, तोरावटी की पहाड़ियाँ और जयपुर अलवर की पहाड़ियाँ शामिल है। शेखावटी की जो सीकर क्षेत्र में, तोरावटी की भी हैं, और जयपुर अलवर की जो पहाड़ियाँ हैं वो उत्तरी अरावली में आती हैं। इसके प्रमुख वो शिखर है ना, शिखर में रघुनाथगढ़ जो 1055 मीटर है ना, जो सबसे ऊंचा शिखर है उत्तरी अरावली का। ये देखो हमें अर्थशास्त्र के प्रश्न आ रहे हैं जो सेकंड ग्रेड में आए थे। तो छठा प्रश्न आया साधन, अब मैं सिर्फ इसके आंसर ही बताऊंगी ज़्यादा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। सिर्फ आंसर देखना आप, और आंसर की है ना पहले जो एग्जाम में आ चुके प्रश्न वही ज़्यादातर रिपीट होते हैं, इसलिए आपको ये देखने बहुत ज़रूरी है। साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को इनमें से कहा जाता है, तो राष्ट्रीय आय कहा जाता है। किसी देश की उत्पादन व्यवस्था में अंतिम उपभोक्ता के हाथों में जाने वाली वस्तुएं या देश के पूंजीगत साधनों में विशुद्ध जोड़ कर राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये इसका सूत्र है, NNP बराबर GNP, बाद में उसका हास है। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति बराबर होती है, तो उपभोग की उपभोग के परिवर्तन आय में परिवर्तन होता है, C/Y लिख देना आप। ये इसकी सूत्र है, इसको दिया हुआ है। ये इसकी पूरी व्याख्या है। यदि मांग की आय लोच 1 से अधिक या धनात्मक है तो विलासिता वस्तु है ना वो क्या होती है, विलासिता गिफिन वस्तुओं को कहा जाता है, इसलिए यह देख सकते हो इसका पूरा डिटेल से होता है। अन्य बातें स्थिर रहते हुए एक वस्तु की कीमत गिरने के परिणाम को व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ मांगी गई जो मात्रा है ना उसके विस्तार को, परिणाम को व्यक्त किया जाता है। जितनी मात्रा मांगी, मैंने कितना माल वस्तु मांगी है उसकी मात्रा के अनुसार। ये उसका जो परिवर्तन डिटेल है, व्याख्या। सरवाड़ और राजमहल खनन किसके लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान का। तो हमारे एक प्रश्न आता है गॉर्नेट
है ना। ये गवर्नर है ना, टोंक जिले के राजमहल क्षेत्र में, केकड़ी जिले का सरवाड़ जो अजमेर में, तांबड़ा क्षेत्र गवर्नर खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यदि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन करने से दोनों वस्तुओं एक्स और वाई की खरीदी गई मात्रा बढ़ती है, एक वस्तु खरीदी है तो दोनों वस्तुओं में मात्रा जो इसकी बढ़ती हैं या घटती हैं, तो इन दोनों वस्तुओं के मध्य मांग की क्या होगी, ऋणात्मक वृद्धि होगी। क्या होगी, तिरछी लोच होगी, है ना, ऋणात्मक होगा। संतुलन की अवस्था में तटस्थ वक्र का ढाल कैसा होता है? संतुलन की अवस्था में तटस्थ वक्र का ढाल बजट रेखा के ढाल के बराबर होता है। ये अर्थशास्त्र मुझे बिल्कुल कम आती है, इसलिए फिर भी मैं एमसीक्यू दे रही हूँ आपको। निम्नलिखित में से किस माध्यम में व्यक्तिगत अवलोकनों के लिए किए गए विचलनों का शून्य है? तो किसका शून्य है? समांतर माध्य जो होता है ना, वो शून्य होता है। और दिए गए जो, देखो ये तो मुझे इतना निकालना भी नहीं आता, तो इसका राइट आंसर है 4, क्या है 6 राइट आंसर है, ये देख सकते हो। इसका सूत्र याद कर देना, यानी कि दिए गए समूह में मध्य का ज्ञात कीजिए। मध्य का जो सूत्र है ना, वो है n/2, ये देख सकते हो आप, n/2 जो संख्या होती है ना, उसको लेके बटा 2 का भाग दे दो, और ये चौथा पद चौथे पद का ये आ गया, देखो 6 राइट है। ये सूत्र याद करना, n/2 है ना। निम्नलिखित में से माध्यम में चरम मूल्यों का प्रभाव न्यूनतम होता है। तो बहुलक का जो प्रभाव होता है ना, बहुलक पर चरम मूल्यों का प्रभाव न्यूनतम होता है। निम्न में से कौन से कारण में पूर्ति वक्र का विवर्तन नहीं होता? पूर्ति वक्र का विवर्तन नहीं होता है, वो है पूर्ति की गई वस्तु की कीमत है ना, उसके अंदर विवर्तन नहीं होता। ये इसकी पूरी डिटेल है, आप देख सकते हो। और उसके बाद हम आगे देखते हैं। मैंने कहा था मुद्रा है ना, मुद्रा के रूप M1, M2, M3, M4, इसको याद रखना। M1 मुद्रा पहले पूछी थी 2022 का जो पेपर हुआ सामान्य शिक्षा RPSC का। अब संस्कृत विभाग में ये पूछ दिया M3 मुद्रा। मैंने कहा चारों मुद्राओं को रट लेना, इनमें से 100% हर एक एग्जाम में पूरी परीक्षा में प्रश्न आता है। मुद्रा जो थरी है ना, निम्न में से किसी विस्तृत मुद्रा के रूप में तो M3 है, तरल मुद्रा के रूप में M1 है ना। तो व्यापक मुद्रा के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें तरल और सावधि जमा दोनों शामिल होती है 3 में, जिससे ये मुद्रा की व्यापक श्रेणी बन जाती है। ब्रॉन्ड बनी मुद्रा 2 साल की असहमत परिपक्वता के साथ जमा 3 महीने तक के नोटिस को भुनाए जाने योग्य जमा पुनः खरीदी समझौते मनी मार्केट फंड शेयर यूनिट 2 साल तक की ऋण प्रतिभूतियाँ शामिल होती हैं। जब साधन कीमतों में वृद्धि के कारण कीमतों में वृद्धि होती है, जब साधन कीमतों के कारण साधन कीमतों में वृद्धि के कारण कीमतों में वृद्धि होती है, जिसे क्या कहा जाता है? लागत प्रेरित कीमत स्फीति। लागत प्रेरित यानी कि साधनों की जो वृद्धि हो रही है ना, उसी के साथ साथ कीमतों की भी वृद्धि हो रही है, इसलिए तो उसे कहा जाता है लागत प्रेरित स्फीति। उसका कारण है लागत कारण में वृद्धि जो मजदूरों की मौद्रिक मजदूरी बढ़ने से होती है, बेरोजगारी की स्थिति में पाई जाती है, बाजार की अपूर्णता के कारण उत्पन्न होती है। निम्न में से कौन सा उपाय भारतीय रिजर्व बैंक की चयनित साख नियंत्रण उपायों की विधियों में? तो उधार की अधिकतम सीमाएं। उधार है ना, भारतीय रिजर्व बैंक की चयनित साख नियंत्रण क्या है? उधार की अधिकतम सीमाएं। भारत हमेशा उधार ज़्यादा लेता है। निर्दयता का दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी थी? तो ये परीक्षा में आया था और मैंने शायद पढ़ा भी है कहीं, नरकर्से ने दुष्चक्र की अवधारणा दी थी। निर्दयता का दुष्चक्र की अवधारणा अर्थशास्त्री रेगनर नरकर्से ने प्रस्तुत की। इस अवधारणा के अनुसार अल्प विकसित देश निर्दयता के लिए उत्तरदायी अनेक कारकों में चक्र में फंसे रहते हैं। मैंने कहा कौन सा निर्धनता सूचकांक का एक घटक नहीं है? तो इसके अंदर प्रति व्यक्ति आय नहीं है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर है। तो निर्धनता के 3 घटक हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। प्रति व्यक्ति आय इसके अंदर शामिल नहीं करते। तो प्रति व्यक्ति आय कहाँ शामिल करते हैं, अभी मैं आपको बताऊँ। संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद ऑक्सफोर्ड गरीबी मानव विकास सूचकांक, मानव विकास पहल द्वारा वैश्विक बहुआयामी सूचकांक जारी किया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से प्रति व्यक्ति किसी व्यक्ति के जीवन और कल्याण को प्रभावित करने वाले स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में संभावित अभावों को मापता है। तो अगर यहाँ पढ़ेगी आगे हम आएगा मानव विकास, वहाँ बताऊंगी मैं। मानव विकास के अंदर हम उसको प्रति व्यक्ति आय शामिल करते हैं, और जीवन स्तर है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है और प्रति व्यक्ति आय है। वहाँ क्या होगा? जीवन स्तर नहीं, प्रति व्यक्ति। मानव विकास है ना, उसके अंदर शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय और स्वास्थ्य तीनों को शामिल किया जाता है। किसके अंदर? मानव विकास में। जबकि निर्धनता में प्रति व्यक्ति आय नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, वहाँ आय शामिल नहीं होती, याद रखना। ये परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न कई बार। कुल प्राप्तियों में कुल व्यय के मध्य अंतर जो ये तो हमको पता है, बजटीय घाटा। हमारे देश में कितना खर्च हुआ और हमने कितना प्राप्त किया, है ना, तो उसको क्या कहते हैं? बजटीय घाटा। और निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति आयोग की, ये थी 2021 की रिपोर्ट। वर्तमान में 2024 की रिपोर्ट के अनुसार कौन से राज्य प्रथम स्थान पर है? केरल और उत्तराखंड 2 राज्य हैं, वो प्रथम स्थान पर है। अच्छी तरह याद रखना, परीक्षा में पूछा जा सकता है। मानव विकास है ना, उसके अंदर प्रथम स्थान विश्व में है स्विट्जरलैंड, और भारत जो मध्यम श्रेणी में है और उसका स्थान 134वां स्थान है। मानव विकास सूचकांक में मैंने कह दिया आपको शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय और स्वास्थ्य है। जबकि निर्धनता में प्रति व्यक्ति आय शामिल नहीं किया जाता, वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर है।
इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट बताना था, आपको इम्पोर्टेंट था। ये एसडी इंडेक्स है जो वे ये अभी नया नहीं, करंट का अंदर से हमको पढ़ना है। निम्नलिखित कौन आयोग संचालन शासी परिषद का भाग नहीं है? तो ये राज्यों के राज्यपाल है ना, वो नहीं है शामिल। नीति आयोग की शासी परिषद की अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री करते हैं। इसमें सभी राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मुख्यमंत्री, अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं, न कि राज्यपाल। राज्यपाल शामिल इसके अंदर नहीं होते, लिखा हुआ ना, राज्यों के राज्यपाल शामिल नहीं होते। राजनीतिक परिवर्तन मनोवैज्ञानिक आधार का अध्ययन करने की सिफारिश किसने की थी? राजनीतिक विकृतियों में ये की थी हेरोल्ड लॉसवेल ने, मनोवैज्ञानिक आधार पर अध्ययन करने की सिफारिश के विधान। मैंने कहा 25% नहीं करवाऊंगी, नेक्स्ट में करवाऊंगी पूरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ये 2022 का जो 21 दिसंबर वाला पेपर है जो संस्कृत विभाग का था, इससे पहले आरपीएससी विभाग का एक